आज से हम पेथोमा का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ग्रोथ एडाप्टेशन सेलुलर इंजरी एंड सेल डेथ। सो व्हाट इज ग्रोथ एडाप्टेशन? ग्रोथ एडाप्टेशन ग्रोथ एडाप्टेशन मीन के किस तरह सेल ग्रोथ करता है, उसके इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनेलीज किस तरह ग्रो करेगी, और फिर अगर उस पर कोई स्ट्रेस आ जाए, वो कोई फिज़िकल हो, वो कोई केमिकल हो, वो कोई मैकेनिकल हो, और वो कोई बायोलॉजिकल स्ट्रेस हो, और वो सेल इसको एडाप्ट कर दे, उसको हम कहते हैं ग्रोथ एडाप्टेशंस। सो ग्रोथ एडाप्टेशन का जो मीनिंग है कि बॉडी का रिस्पॉन्स अगेंस्ट परसिस्टेंट स्ट्रेस को, उसको क्या कहते हैं? हम ग्रोथ एडाप्टेशन कहते हैं। लेकिन एक पॉइंट ज़रूर याद रखना, अगर ये स्ट्रेस परसिस्टेंट रहा तो ये सेल्स क्या कर देगी, एट द एंड इंजरी हो जाएगी। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्रोथ एडाप्टेशंस, हमारे पास मल्टीपल टाइप्स है ग्रोथ एडाप्टेशन के। एक है हाइपरट्रोफी है, हाइपरप्लेजिया है, एट्रोफी है, मेटाप्लेजिया है एंड डिस्प्लेजिया। पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइपरट्रोफी से। हाइपरट्रोफी क्या होती है? हाइपरट्रोफी में अगर कोई सेल पर हम परसिस्टेंट स्ट्रेस रखें और उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरट्रोफी कहते हैं। फिर हमारे पास हाइपरट्रोफी के टू टाइप्स होते हैं, एक है फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी, एक है पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। फिजियोलॉजिकल में क्या आता है, हम सब जिम जाते हैं, जिम में क्या होता है, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे जो बाइसेप्स मसल्स, हमारे जो ट्राइसेप मसल्स होते हैं, तो उनका क्या हो जाएगी? हाइपरट्रोफी हो जाएगी। तो फिजियोलॉजिकल में कौन सा एग्जांपल आते हैं? जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, उनका क्या हो जाती है? हाइपरट्रोफी हो जाती है। हमारे पास पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी है। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी में क्या होता है? पैथोलॉजिकल में सपोज किसी का मायोकार्ड, किसी का हार्ट है, उसका आयोटिक स्टेनोसिस हो। आयोटिक स्टेनोसिस में क्या होगी? ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल में होगी वो आयोटा में नहीं जाएगा, जिसकी वजह से वो ब्लड इधर अकोमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सेल्स अपने आप को मिनिमाइज़ करने के लिए इसकी क्या हो जाएगी? हाइपरट्रोफी हो जाएगी। तो हमारे पास जो पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी है, उसका जो मेन टाइप है एडाप्टिव पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी, उसमें क्या होगी? जो हमारे पास वल्वुलर डिजीज़ है, जो हमारे पास आयोटिक स्टेनोसिस है, या हमारे पास जो सिस्टमिक हाइपरटेंशन है, इसकी वजह से जो सेल्स का क्या हो जाएगी? हाइपरट्रोफी हो जाएगी। दूसरा है कंपेंसेटिव पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। इसमें क्या होती है कि सपोज़ एक बंदे का CKD हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो, या उसका कोई और वजह हो जिसकी वजह से उसका रीनल फेलियर हो, तो हमने उसका 1 किडनी रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से उसका अभी एक किडनी पर सारा प्रेशर हो जाएगा। उस प्रेशर को मिनिमाइज़ करने के लिए, उस ओवरलोड को मिनिमाइज़ करने के लिए एक किडनी का क्या होगी? हाइपरट्रोफी हो जाएगी। तो उसमें कंपनसेटिव में कौन सा एग्जाम्पल आता है? अगर कोई बंदे का कोई सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से 1 किडनी रिमूव हो जाए, तो दूसरे किडनी पर क्या हो जाएगी? हाइपरट्रोफी हो जाएगी। अब पैथोजेनेसिस, ये तो हमने एग्जाम्पल पढ़े। एक्चुअली सेलुलर लेवल पर क्या होता है? हमारे पास सेलुलर लेवल पर इंट्रासेलुलर सिग्नल मिलता है। सपोज हमने एग्जाम्पल ले ली कि हार्ट है, उसका आयोटिक स्टेनोसिस है। उस आयोटिक स्टेनोसिस की वजह से ये इधर क्या होगा? फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। उस ओवरलोड को ये मायोसाइट्स, जो हमारे कार्डियक सेल्स हैं, क्या करेंगे? उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, उस फ्लूइड को बाहर फेंकने के लिए क्या करेंगे? ATP उसको ज़रूरत होगी। तो क्या होगी? ATP डिप्लीशन होगी, जो ओवरलोड हो जाएगा, फिर ATP डिप्लीशन, जिसकी वजह से ये हमारे जिस्म में 2 मैकेनिज़्म एक्टिवेट करते हैं। बायोमैकेनिकल स्ट्रेस सेंसिटिव मैकेनिज़्म, इसमें क्या करते हैं? जो हमारे कार्डियक के स्ट्रेस मसल्स होते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं, उसको ये एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ये इंट्रासेलुलर सिग्नल देता है, और वो क्या करता है? सेल को ग्रोथ करता है। दूसरा हमारे पास जो है हार्मोनल मैकेनिज़्म, उसमें क्या होता है कि ये स्ट्रेस
हमारे जिस्म में जो हार्मोन सिस्टम है उसको मीडिएट करते हैं, तो उस टाइम क्या होगी, उसकी एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन लेवल क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। आल्सो हमारे जो ग्रोथ फैक्टर है उसको भी एक्टिवेट करता है। ये तो हमने सेलुलर लेवल पर सिग्नल किस तरह एक्टिवेट होता है। एक्चुअली ये सिग्नल क्या करते हैं, हमारे जीन को अल्टर करते हैं। तो जीन का क्या काम है, डीएनए का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ये क्या होगा, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस अल्टर हो जाएगी। अब मेनली हमारे पास जो स्ट्रेच के लिए कौन से प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन्स। तो वो एक्टिन और मायोसिन क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक्टिन मायोसिन मोर ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, मोर इंक्रीज ऑर्गेनिज इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब एक मेन एमसीक्यूज पॉइंट कि जो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। एक होता है परमानेंट सेल्स, एक होता है लेबाइल सेल, एक होता है स्टेबल सेल। परमानेंट सेल्स की ये खसूसियत होती है कि उसमें स्टेम सेल नहीं होते, जिसकी वजह से उसका हाइपरप्लेजिया कभी नहीं दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते। तो जो हमारे पास कार्डियक मसल है या स्केलेटल मसल है या नर्व है, वो सिर्फ हाइपरट्रॉफी कर सकते हैं, हाइपरप्लेजिया नहीं कर सकते। अगर उसका सेल्स डैमेज हुआ या उसका डेथ हो जाए तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं होते। फिर दूसरा जो हमारे पास है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया क्या होती है कि सेल्स पर स्ट्रेस आ गया, उस स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करने के लिए सेल क्या करते हैं, अपने आप को इंक्रीज़ करें, उस सेल की तादाद, उसकी नंबर ज़्यादा हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरप्लेजिया कहते हैं। फिर हाइपरप्लेजिया के 2 टाइप्स होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, एक पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, हमारे पास एक हार्मोनल है, एक कंपनसेटर। कि सपोज़ एक फ़ीमेल है, वो प्रेग्नेंट है, उस वमेन की जो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होती है या यूटरस इनलार्जमेंट होती है, वो किस में आती है, हार्मोनल फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। और एक्चुअली वो वजह किस वजह से होती है, एस्ट्रोजन की वजह से होती है। जो हमारे पास कंपनसेटिव हाइपरप्लेजिया होती है, वो क्या होता है, सपोज़ किसी बंदे का हमने पार्शल हेपाटेक्टमी की हो, उसका पार्शल पार्ट ऑफ लिवर हमने रिमूव किया हो क्योंकि उसका मे बी कैंसर हुआ हो। अब जो पार्शल पार्ट रिमेनिंग है वो क्या करेंगे, न्यू सेल्स बनाएंगे उसको ओवरकम करने के लिए। इस टाइप ऑफ हाइपरप्लेजिया को हम क्या कहते हैं, कंपनसेटिव फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। एक पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, उसमें क्या होती है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक वमेन है, उसका BMI है 40, बहुत ज़्यादा ओबीस वमेन है, उसका एज है 50, उसका है एज 50 या 55 ईयर ओल्ड। अब वो कौन सी कंप्लेन से आई है, वो कहता है कि मेरा यूटराइन ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग। अब उस फीमेल का क्या होती है, यूटराइन ब्लीडिंग। तो उसमें क्या, क्योंकि ओबीस पेशेंट है तो उसमें एस्ट्रोजन लेवल क्या होगी, हाई होगी। ये एस्ट्रोजन हाई लेवल ये क्या करता है, हमारे यूटेरस का हाइपरप्लेजिया करता है। अब अगर ये मतलब उसकी ओबिसिटी या परसिस्टेंट रही या उस पे तो उसकी इस ओबिसिटी की वजह से जो हाइपरप्लेजिया हुई है किस में कन्वर्ट हो गए, डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट हो जाएगी। और जिसकी वजह से उस पे फीमेल की क्या हो रही है, यूटेराइन ब्लीडिंग। तो इधर हमने क्या कहा कि जो इसकी ओबिसिटी है, फीमेल है, आफ्टर ओबिसिटी है उसका, फीमेल का मीनोपॉज, क्योंकि नॉर्मली 45 to 50 ईयर ओल्ड में या 55 ईयर ओल्ड में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाते हैं ना, उसमें क्या हाई एस्ट्रोजन लेवल होती है, जिसकी वजह से उसका यूटेराइन हाइपरप्लेजिया हो गई और मुसलसल रही तो उसका डिस्प्लेजिया हो जाती है। मेन एमसीक्यूज के मतलब हमारे पास जो हाइपरट्रोफी है या हाइपरप्लेजिया है, ये दोनों रिवर्सेबल प्रोसेस है अगर हम इससे स्ट्रेस रिमूव करें। दूसरा, सिर्फ हमारे पास एक एक्सेप्शन केस है कि जो हमारे पास बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है, ये कभी भी कैंसर सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकते। अगर इस पर आप स्ट्रेस मुसलसल रखो तो ये क्या होंगे, कैंसर में, न्यूप्लेजिया में नहीं कन्वर्ट होंगे। जो अदर सेल्स है अगर उस पर स्ट्रेस रखोगे तो वो पहले मेटाप्लेजिया में कन्वर्ट होंगे, फिर डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर न्यूप्लेजिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। तीसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो है एट्रोफी। जिस तरह हम सेल पर स्ट्रेस रखते थे वो क्या करते थे,
हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी में कन्वर्ट होते थे। अगर वो उन सेल से हम स्ट्रेस रिमूव कर दें तो उनका क्या हो जाएगी, साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगी या उसका नंबर डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर सेल्स का हमने नंबर डिक्रीज़ करना है तो वो कौन से प्रोसेस से होती है, एपोप्टोसिस प्रोसेस से, जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे कि एपोप्टोसिस की किस तरह सेल की डेथ होती है। अगर हम सेल का साइज़ कम करना चाहते हैं तो हमारे पास दो मैकेनिज़म्स होते हैं। एक होता है यूबिक्विटिन प्रोटीएज डिजनरेटिव, प्रोटियोसोम डिजनरेटिव। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि हमारे सेल्स में प्रोटियोसोम्स होता है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, और हमारे सेल्स में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है यूबिक्विटिन्स। यूबिक्विटिन क्या करता है, ये प्रोटियोसोम को स्टिमुलेट करता है। इस स्टिमुलेशन की वजह से ये प्रोटियोसोम रिलीज़ करता है अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम फिर क्या करते हैं, जो हमारे सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटल मसल्स होते हैं, जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स होते हैं, वो उसको क्या करते हैं, डेथ करते हैं। तो एक प्रोसेस ये है जिसकी वजह से हमारे इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स डेथ होती है। दूसरा प्रोसेस जो है वो है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी में क्या होती है कि सेल्स अपने अंदर स्मॉल स्मॉल वैक्यूल बनाता है, फिर ये वैक्यूल्स बाइंड हो जाते हैं लाइसोसोम के साथ। लाइसोसोम हमें पता है कि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो ये लाइसोसोम के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम जब ये लाइसोसोम और वैक्यूल मिल जाता है तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम उस सेल की ऑटोफेगी करती है। तो ये सेकेंड एग्जांपल था एट्रोफी का। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया कहते हैं कि एक टाइप ऑफ सेल्स कन्वर्ट हो जाए दूसरे टाइप ऑफ सेल्स में, या वन टाइप ऑफ एपिथेलियम चेंज हो जाता है दूसरी टाइप ऑफ एपिथेलियम में। अब इसका जो एग्जांपल है हमारे पास वो है बेरेट एसोफेगस। उसमें क्या होता है, सपोज नॉर्मल एसोफेगस है और ये स्टमक है। नॉर्मल एसोफेगस का जो एपिथेलियम होता है वो नॉन कैरेटिनाइज स्क्विमस एपिथेलियम होता है, और जो हमारे पास स्टमक की एपिथेलियम है वो कोलुमिनर एपिथेलियम है। लेकिन जब किसी पेशेंट का GERD सिंड्रोम हो, GERD मीन गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स सिंड्रोम, इसकी वजह से जो हमारे स्टमक के मटेरियल है स्टमक की वो एसोफेगस में चले जाते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम लोअर सेफेस्टर का होता है, एसोफेगल जो ये स्टमक की मटेरियल एसोफेगस में चले जाते हैं तो ये एसोफेगस के एपिथेलियम पर स्ट्रेस डालेंगे, जिसको मिनिमाइज करने के लिए ये एसोफेगस के एपिथेलियम में क्या हो जाएगी, मेटाप्लेजिया हो जाएगी और वो कोलुमिनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है मेटाप्लेजिया का। दूसरा जो एग्जांपल है वो है विटामिन ए। नॉर्मली जो हमारे पास विटामिन ए है वो ज़रूरी होती है फॉर आइज़, और वो क्या करती है, वो जो हमारे आइज़ के अंदर जो एपिथेलियम सरफेस को स्पेशलाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है। अगर कोई पेशेंट को विटामिन ए की डिफिशिएंसी होती है तो वो जो हमारे पास स्क्विमस लाइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज स्क्विमस एपिथेलियम में। जब इसमें ये इसका जो मेटाप्लेजिया हो जाता है, इसको हम कौन सा सिंड्रोम कहते हैं, केराटोमलेशिया। तो फिर बंदे का जो कंजक्टिवा है उसकी एपिथेलियम चेंज हो जाती है। हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल है मेटाप्लेजिया का वो है मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू, जो बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली इसमें क्या हो जाता है, जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू वो में उसका मेटाप्लेजिया हो जाती है, वो बोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक पेशेंट है, उसका 2 वीक्स पहले ट्रॉमा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसका शोल्डर का ट्रॉमा हुआ था। अब वो 2 वीक्स बाद हॉस्पिटल में आता है और जब उसका आप शोल्डर पल्पेट करते हो तो उसमें आपको बोन नज़र आता है, मांस पल्पेट हो जाती है। तो एक्चुअली उधर क्या हो जाती है, जो हमारे मसल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं बोन में, मेटाप्लेजिया उसका हो जाती है वो बोन में।
इस प्रोसेस को हम कहते हैं मायोसाइटस ओसिफिकेंस, जिसमें हमारे कनेक्टिव टिश्यू कन्वर्ट हो जाती है बोन में। ये हमारे पास एग्जांपल थे मेटाप्लेजिया की। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया किसे कहते हैं? जिसमें सेल का कोई ना ख़ास स्ट्रक्चर रहता है, ना कोई ख़ास शेप रहता है, ना कोई ख़ास साइज़ होती है। अगर हम इस पर स्ट्रेस डालेंगे तो उसका शेप, उसका साइज़, उसका ऑर्गेनाइजेशन सब डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका जो हमारे पास एग्जांपल है वो है सर्विकल इंट्राइपिथेलियल न्यूप्लेजिया। एक्चुअली जो हमारे पास सर्वाइकल है उसका जो इंट्राइपिथेलियम से इंट्राइपिथेलियम, ये जो इसका न्यूप्लेजिया होता है, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास CN1 स्टेज या 2 स्टेज या 3 स्टेज में होती है या डिस्प्लेजिया फॉर्म में होती है। अगर इस पर स्ट्रेस कंटिन्यू रहे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये न्यूप्लेजिया में फिर कन्वर्ट हो जाएगी। तो अर्ली स्टेज में जो इसका जो न्यूप्लेजिया होता है वो डिस्प्लेजिया फॉर्म में होता है। लेकिन हमारे पास जो ज़रूरी पॉइंट है कि हमारा जो सेल पर हम स्ट्रेस डालते हैं उसका जो हाइपरप्लेजिया होता है या हाइपरट्रोफी हो जाती है या उसका जो मेटाप्लेजिया हो जाता है या डिस्प्लेजिया हो जाता है, ये सब प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है अगर हम इस पर स्ट्रेस रिमूव करें। अगर डिस्प्लेजिया कंटिन्यू हुआ न्यूप्लेजिया में तो ये फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि न्यूप्लेजिया मीन कैंसर सेल फिर रिवर्सिबल नहीं है। तो ये पॉइंट ज़रूरी है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो है एप्लेजिया। ए लफ्ज़ से ज़ाहिर होता है, ए मीन्स एब्सेंस, प्लेजिया मीन्स नंबर ऑफ सेल्स। तो इसमें एक्चुअली क्या हो जाती है, जो सेल की प्रोडक्शन है वो फेल हो जाती है। और इसमें मोस्टली कौन से एग्जांपल है जो हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। अगर कोई पेशेंट एक किडनी के साथ पैदा हो जाता है तो उसका एक किडनी के सेल क्या हो गए, उस फेल हो गए प्रोडक्शन में। तो उस टाइप के उसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एप्लेजिया। अब नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हाइपोप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया में क्या हो जाती है कि नॉर्मल के बंदा सही पैदा हो जाता है लेकिन उसमें नंबर ऑफ सेल डिक्रीज होते हैं। तो इसका जो हमारे पास एग्जांपल है वो है टर्नर सिंड्रोम का पेशेंट। इसमें क्या होता है कि उस बंदे में क्रोमोसोम नॉर्मली हर बंदे में 46 होती है लेकिन उसमें 45 क्रोमोसोम होती है, जिसकी वजह से उसका ओवरीज फुली डेवलप नहीं होता। तो उस पेशेंट में क्या हो गई, उसमें जो हाइपोप्लेजिया हो गई, उसका नंबर ऑफ सेल्स क्या हो गए, सही प्रोडक्शन नहीं करते।